हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सीरीज नंबर 9 और इससे पहले हम जो है 8 सीरीज पे एनालिसिस कर चुके हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि रिलेशन भर्ती की एग्जाम की पेपर की डेट जो है वो आ चुकी है 10 सितंबर को। जितने भी सेंटरों में लगभग सेंटरों में भर्तियां चल रही है और पहले हो चुकी है काफी सेंटरों में, तो उन सभी का एग्जाम जो है वो 10 सितंबर को लगेगा। बच्चों को डर था कि सर पेपर जो है वो रेलवे भर्ती के साथ होगा या अलग होगा, तो देखिए 10 सितंबर को जो है वो ओनली जो है पेपर लगेगा वो रिलेशन भर्ती का ही पेपर लगेगा। और बताना चाहूंगा रिलेशन भर्ती के पेपर के बाद ही क्या है रेलवे भर्ती की भी क्या है डेट आ जाएगी, अनाउंस हो जाएगी। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेक्शन को। आज का पहला क्वेश्चन है एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि एक जो व्यक्ति होता है वो कितने राज्यों का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। या ऐसे पूछ लिया जा सकता है आपसे, एक राज्यपाल को अन्य कितने राज्यों का क्या है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या है एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली यह ध्यान रखें, ये जो नियुक्त जो है इसको कब जोड़ा गया संविधान संशोधन में, तो इसको 7वें संविधान संशोधन में 7वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। अब बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, यह भी पूछा जा सकता है। तो 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया कि एक राज्यपाल जो है वो अन्य 2 से अधिक राज्यों का क्या है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बार बताना चाहूंगा जिनका सितंबर में एग्जाम है वो ध्यान दें। हमारी टीम द्वारा एक टेस्ट शुरू किया गया है, वो बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क टेस्ट है। इससे पहले 3 टेस्ट जो है ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। चौथा जो टेस्ट है वो 29 जून को स्टार्ट होगा। कब होगा? 29 जून को स्टार्ट होगा, जिसमें टॉपिक वाइज जो है टेस्ट लगेगा। इसके टॉपिक जो है वो पहले अनाउंस कर दिए जाते हैं। जैसे 29 जून को जो टेस्ट लगेगा उसमें टॉपिक होगा भूगोल से जो होगा वो अपवाह तंत्र होगा, सामान्य विज्ञान से जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित रोग, और करंट अफेयर जो है वो जून माह का करंट अफेयर, और गणित से जो है प्रतिशत टॉपिक का क्या है टेस्ट लगेगा शाम 8:30 बजे सेरडा क्लासेस ऐप पे। तो सेरडा क्लासेस ऐप जो है आप प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लेना, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है ऐप का, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये जो टेस्ट जो है 8:30 बजे स्टार्ट होगा, बिल्कुल निःशुल्क है। इसकी सूचना जो है पहले जो है टॉपिक की सूचना जो है हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाती है। उससे क्या आप तैयारी कर सको। तो आर्मी स्टडी पॉइंट चैनल को भी अभी ज्वाइन करें, सर्च करें टेलीग्राम पे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप क्या है ज्वाइन कर लेना। और बात करते हैं सेरडा क्लासेस ऐप पे 45 मॉडल टेस्ट डाले गए हैं, 45 मॉडल टेस्ट अपलोड किए गए हैं। जैसे पेपर में पूछा जाता है उसी पैटर्न के आधार उसी समय में 60 मिनट की क्या है समय सीमा होती है। और 45 टेस्ट है जिसमें 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान और 15 क्वेश्चन गणित और 5 क्वेश्चन रीजनिंग, इस तरीके से क्या है 45 टेस्ट अपलोड किए गए हैं। तो आप अवश्य एक टेस्ट अपनी तैयारी के साथ प्रतिदिन लगाएं, या वीकली एक टेस्ट लगाएं, या 3 दिन से जैसे भी आपको क्या है सूटेबल हो वैसे आप टेस्ट अवश्य लगाएं। ये भी सेरडा क्लासेस पे क्या है अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से क्या है डाउनलोड कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 क्या पूछा गया? उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या है भारत का विस्तार पूछा गया है। किलोमीटर पूछा गया है, लंबाई पूछी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3234 किलोमीटर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 3234 किलोमीटर जो है वो क्या है उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। हो सकता है आपसे बिंदु भी पूछ ले जाए, तो यह ध्यान रखें उत्तर में जो बिंदु है वो इंदिरा कोल से लेकर, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार, कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार बताओ। तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है और कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु राज्य में है स्थित है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का कितना विस्तार है? तो 3214 किलोमीटर विस्तार है भारत का। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2933 किलोमीटर जो है वो भारत का जो है वो पूर्व से लेकर
पश्चिम तक या पश्चिम से पूर्व पूछ लिया जाए, या आपको बिंदु भी ध्यान रखना है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गोरमोता। कौन सा बिंदु है? गोरमोता है, जो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। और पूर्व में जो बिंदु है वो है कीबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत की जो है गोरमोता से लेकर कीबिथु तक भारत का विस्तार है तो कितना है? 2933 किलोमीटर है। मुख्य बात है कि ध्यान रखिए, दक्षिणी बिंदु ज्यादा पूछा जाता है। एक पूछा जाता है मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया जाए तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कहां स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार कहां स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर है। दक्षिण बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट है, वो कहां स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर पूछा जाए आपसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु जो भारत का जो है वो कौन सा है? कीबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो गोरमोता गुजरात राज्य में स्थित है। सबसे उत्तरी पूछा जाए तो कौन सा है? इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रेगर मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो किस राज्य में पाया जाता है? रेगर मिट्टी जो है, मृदा यानी मिट्टी जो है, मिट्टी का जो विस्तार है। और दूसरा ये ध्यान रखें, रेगर जो मिट्टी है वो काली मिट्टी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? काली मिट्टी को बोला जाता है। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि काली मिट्टी सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है कहां विस्तार पाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। और काली मिट्टी सबसे उपयोगी फसल पूछी जाए तो कौन सी है? उपयोगी फसल कौन सी है? तो इसकी कपास है। कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? रेगुर यानी काली मिट्टी सबसे उपयोगी है। और कपास जो है वो सर्वाधिक कहां होती है? गुजरात में होती है, ध्यान रखें। कहां होती है? गुजरात में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी जो है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मेजबानी यानी आयोजन जो है वो किस देश में होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया में होगा। और मुख्य बात याद रखें, इंडोनेशिया जो है वो जकार्ता की क्या है? राजधानी है। राजधानी भी पूछी जाती है। अगर पूछा जाए जकार्ता की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं मुख्यतः संस्करण की। संस्करण यानी क्रम, कौन से क्रम का खेल होगा ये? तो ये होगा हमारा 19वां। कौन सा होगा? 19वां होगा। और इससे पहले हो सकता है पूछ लिया जाए, इससे पहले 18वां संस्करण जो है वो कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। प्रत्येक 4 वर्ष बाद खेला जाता है। ये भी कितने वर्ष है? 4 वर्ष बाद खेला जाता है। इस महाकुंभ का आयोजन जो है वो कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। 2023 में जो है वो 19वां संस्करण था। और 18वां संस्करण जो है वो कौन सा था? 2019 में खेला गया था। कहां? ब्राजील में। कहां खेला गया था? ब्राजील देश में ये आयोजन हुआ था या मेजबानी की थी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा जो है वो किसने दिया था? क्या पूछा गया है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किस व्यक्ति ने जो है वो नारा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड जो है वो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका नारा पूछा जाता है। दूसरा पूछा केसरी समाचार। केसरी समाचार पत्र जो है वो शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक इनका नारा पूछा जाता है और एक पूछा जाता है इनका क्या है? केसरी जो है समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दोनों का डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? यानी सबसे कम समय जो है सूर्य की परिक्रमा करने में जो है कौन सा ग्रह जो है वो सबसे
कम समय लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बुध ग्रह। देखिए आप सबको पता है सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक होगा उसका परिक्रमा काल क्या है, सबसे कम समय लेगा। तो कौन सा है सबसे नजदीक जो ग्रह वो कौन सा है, तो वो बुध ग्रह। फिर इसका समय भी पूछा जाता है कि समय कितना लेता है। समय जो लगता है वो 88 दिन का समय लगता है। कितना लगता है, 88 दिन का क्या है समय लगता है। अब बात करते हैं अधिकतम, अधिकतम समय जो है, अधिकतम समय कौन सा ग्रह लेता है, तो वो वरुण लेता है। कौन सा लेता है, वरुण लेता है। समय नहीं पूछा जाता क्योंकि लाखों दिन के करीबन इसका समय लगता है। तो अगर पूछा जाए सबसे अधिकतम समय कौन लेता है, तो वरुण ग्रह लेता है। सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है, तो बुध ग्रह लेता है, जो पृथ्वी की क्या है सबसे नजदीक ग्रह। और वरुण ग्रह जो है वो सबसे क्या है दूर स्थित ग्रह है। कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर स्थित। या 8वां ग्रह पूछा जाए स्थान में तो कौन सा है, वो वरुण ग्रह हो जाएगा। और वरुण ग्रह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा ग्रह है, तो वो कौन सा होगा, वरुण होगा। क्योंकि आप सबको पता है सूर्य से सबसे दूर होगा तो क्या है सबसे ठंडा ग्रह। अब कंफ्यूजन ये करता है कि सर सबसे नजदीक ग्रह बुध है तो क्या है गर्म ग्रह भी बुध होगा, ऐसा नहीं है। गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह जो दूसरे स्थान पे आता है। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण, CO2 यानी कार्बन डाई की मात्रा अधिक होने के कारण क्या है सबसे गर्म ग्रह। पृथ्वी सॉरी सूर्य से क्या है दूसरे स्थान का ग्रह। और प्रथम स्थान जो सबसे नजदीक जो ग्रह वो कौन सा है, बुध ग्रह है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा गया, निम्न में से उत्तराखंड राज्य में स्थित झीलें। देखिए झीलें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो तकरीबन जो है वो उत्तराखंड राज्य की ही झीलें पूछा जाता है। तो इसका देखिए सर्पताल, सर्पताल झील जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मालाताल जो झील है वो भी क्या है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और देवताल झील जो है वो भी क्या है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी मिस टाइप हो गया था, इसका आंसर हो जाएगा यह सभी, यह सभी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाए। तीनों झील जो है वो कहां है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखेंगे चौथी झील जो है वो राकसताल, राकसताल झील, राकसताल झील। और 5वीं जो झील जो है वो नैनीताल झील, नैनीताल झील। और 6ठी जो झील है वो कौन सी है, सातताल झील, सातताल, सातताल झील। देखिए जिस भी झील के पीछे ताल लगा हो वो किस राज्य की है, सबसे ध्यान रखें तो वो उत्तराखंड राज्य की है। जिस भी ताल के जो जिस भी झील के साथ अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उस ऑप्शन में किसी भी झील के आगे ताल लगा हो तो उसका सही आंसर कर देना। जिस भी झील के पीछे क्या है ताल लगा हो तो वो किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य स्थित है। तो क्लियर है, सर्पताल, मालाताल, देवताल और राकसताल, नैनीताल, सातताल, 6 झीलें जो है वो कहां स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में झील स्थित है। उत्तराखंड की सभी झीलें जो है उनके पीछे क्या है ताल लगा है, बस ये याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, यानी नासिक शहर से क्या है उसका उद्गम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है वो कहां से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र राज्य से क्या उसका उद्गम होता है। गोदावरी से सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इतना जितना ये है कि इसे दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को क्या है कहा जाता है। और एक मुख्य बात याद रखिए, इसकी सहायक नदी, सहायक नदी से रिलेटेड पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, अब परीक्षा लगी थी इसमें पूछे गए हैं, काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो इसकी बाण गंगा, बाण गंगा और एक इंद्रावती, इंद्रावती, पद्मावती, ये तीनों ही नदियां जो है वो किसकी है, गोदावरी की क्या है सहायक नदियां हैं। बाणगंगा, इंद्रावती और पद्मावती तीनों जो है वो क्या है किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी की। एक बात ये ध्यान रखिए, रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा जो है वो अलग नदी है जो उत्तराखंड में बहती है, ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी है, गंगा की सहायक नदी है, याद ध्यान रखें। बाणगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है और गोदावरी जो है जिसे दक्षिण भारत की क्या है गंगा बोला जाता है, जिसका उद्गम जो है वो कहां से होता है, नासिक महाराष्ट्र राज्य से इसका उद्गम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे, असम की पहली अंडर वाटर सुरंग, यानी असम की जो है वो पहली अंडर वाटर सुरंग जो है वो किस नदी के नीचे बनाई जाएगी, किस नदी के नीचे जो है वो सुरंग बनाई जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, अंडर वाटर सुरंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। किस नदी पे बनाई जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी पे यह बनाई जाएगी। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो जो नारा जो है वो किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती से रिलेटेड हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। समय पूछा जाए कब की गई थी, तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने क्या है, आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए आर्मी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बदलाव नहीं किया जाता, उन्हीं क्वेश्चनों को, पुराने क्वेश्चनों को क्या उठाया जाता है और उन्हीं क्वेश्चनों को क्या भाषा चेंज करके ही पूछा जाता है। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं 10 क्वेश्चन जिनका आगामी पेपर है वो देख लेना। 17 अप्रैल को जो परीक्षा हुई, 17 से लेकर 24 अप्रैल को जो परीक्षा हुई थी, उसमें से 10 क्वेश्चन जो है हुबरू पूछे जाएंगे, सेम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप देख लेना। मैं 10 क्वेश्चन का क्या है दावा करता हूं, क्योंकि आर्मी जो है उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार बस थोड़ा सा भाषा चेंज करके पूछती है। लगभग जो आर्मी का जो पैटर्न है वो लगभग 3000 क्वेश्चन का पैटर्न है। जीके और जीएस का जो है वो 3000 क्वेश्चन का ही पैटर्न है, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करती है, भाषा बदलती है, सेम क्वेश्चन भी डालते हैं। तो आप देख लेना 10 क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 17 अप्रैल से 24 अप्रैल की परीक्षा के मध्य जो पूछे गए थे। आगामी 10 सितंबर को जिनका पेपर है वो देख लेना। तो ध्यान दें, पहले जो पेपर जो है वो भी सोल्व कर लेना, एनालिसिस कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे भी अपलोड कर रखे हैं हमने, वहां से भी वीडियो देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड यानी ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत जो है वो कब हुई थी। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1929 में हुई थी। कब हुई थी, 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और इसके साथ ये भी ध्यान रखें, नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी। हाल ही परीक्षा में ये पूछा गया था। और दूसरा ये भी ध्यान रखें, भारत रत्न, भारत रत्न की शुरुआत जो कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। दोनों ही क्वेश्चन हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, तो हो सकता है अगली परीक्षा में ये पूछा जाए ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत जो है वो कब की गई थी, तो 1929 में इसकी क्या है शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है। राउफ जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हाल ही परीक्षा में पूछा भी गया है। तो राउफ जो है, राउफ जो लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का है, जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। और हिमाचल प्रदेश का भी नोट कर लें, नाटी, नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश का है। और महाराष्ट्र का लावणी, महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य है, लावणी, जो हाल ही परीक्षा में पूछा गया था कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है। और गुजरात का गरबा, ये भी पूछा गया था। गुजरात का गरबा, जो गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया लोक नृत्य किस राज्य का है, दोनों ही लोक नृत्य जो है वो किस राज्य के हैं, गुजरात के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए हमने सीरीज नंबर 6 में चर्चा की थी, भारत का नेपोलियन हम बताया भी था। तो भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा जो बनता है वो ये बनता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त के क्या है उत्तराधिकारी थे। और चंद्रगुप्त से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। तो प्रथम शासक जो है वो कौन, हिस्ट्री से शासक ही पूछे जाते हैं या उत्तराधिकारी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा है गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त था। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखें, गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जाए अगर आपसे, संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना जो है वो श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। प्रथम शासक कौन थे,
चंद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे, जिन्हें भारत का क्या है? नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल। वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? वॉलीबॉल खेल जो है उसका जन्मदाता खेल कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेरिका देश जो है वो क्या है? वॉलीबॉल खेल का क्या है? जन्मदाता देश माना जाता है। अब बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा का कौन सा राष्ट्रीय खेल? आइस हॉकी। आइस हॉकी ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। चीन का जो है कौन सा खेल है? तो टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कौन सा खेल है? टेबल टेनिस खेल है। और भारत का आप सबको पता है कौन सा है? हॉकी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का भी पूछा जाता है। पाकिस्तान का भी पूछा जाता है। तो पाकिस्तान का कौन सा है? फील्ड हॉकी है, ये याद रखें। कौन सा है? फील्ड हॉकी। कौन सा है? फील्ड हॉकी। और इंग्लैंड का जो है वो कौन सा है? क्रिकेट है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, इलायची की पहाड़ी कहां स्थित है? इलायची की पहाड़ी कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इलायची की पहाड़ी का जो विस्तार जो मिलता है वो केरल राज्य में मिलता है। क्या मिलता है? केरल राज्य में मिलता है। इलायची की पहाड़ियां जो है यहाँ क्या है? केरल के अंदर क्या है? उच्च किस्म की जो है, उच्च किस्म की क्या है? इलायची पाई जाती है। उच्च किस्म की इलायची जो है वो कहां पाई जाती है? तो इलायची की पहाड़ी केरल राज्य में क्या है? पाई जाती है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, आप सबको पता है पूछा गया था मसालों का शहर। मसालों का शहर, उच्च किस्म के जो मसाले हैं वो किस राज्य में है? कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो केरल राज्य उत्पादन करता है। ये हाल ही परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 16। ठोस में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? ठोस में संचरण, ऊष्मा जो है संचरण यानी गमन या गमन करती है या गति करती है। गमन या गति जो करती है वो किस विधि द्वारा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चालन विधि से करती है। किससे करती है? चालन विधि से करती है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर जो है वो किस विधि से पहुंचती है, या किस विधि से गति करती है, किस विधि से गमन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकिरण विधि। विकिरण विधि या विकिरण प्रक्रिया द्वारा क्या है? सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती है या पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण विधि से पहुंचती है। और सी ऑप्शन और ध्यान देंगे। सहवन विधि क्या होती है? सहवन विधि देखिए, गैसों में या तरल पदार्थ, गैसों में या कोई भी गैस, कोई भी तरल पदार्थ है, उसमें जो है ऊष्मा जो गमन करती है या संचरण जो होता है वो किस विधि से होता है? तो सहवन विधि से होता है। विकिरण विधि से जो है वो सूर्य के जो प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। और ठोस में जो ऊष्मा संचरण करती है वो चालन विधि से करती है। तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंटली है, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य में लोहा मुख्यतः किस से प्राप्त होता है? लोहा या आयरन? लोहा या आयरन जो है वो सर्वाधिक सर्वाधिक मुख्यतः जो है प्राप्त होता है मनुष्य को, वो किससे होता है? किस में पाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पालक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, लोहे की जो कमी होती है, कमी के कारण रोग पूछा जाता है। कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, लोहे की कमी से। या आपको संकेत दे दिया जाए, Fe लोहे का क्या है? संकेत होता है। अधिक की अगर बात करें, अधिक अगर हो जाती है, आयरन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हार्ट फेलियर यानी हार्ट अटैक आना या लीवर कैंसर का जो कारण बनता है वो क्या बनता है? आयरन की मात्रा जो है वो अधिक होने के कारण ये सब होता है। फिर बात करते हैं गाजर का मुख्यतः हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। तो विटामिन ए का स्रोत है। सर्वाधिक विटामिन किस में पाई जाती है? सर्वाधिक विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाए गाजर है। और मछली में जो है, मछली के तेल में पूछी जाती है, तो कौन सी पाई जाती है? विटामिन डी पाई जाती है। मछली के तेल में कौन सी पाई जाती है? विटामिन डी पाई जाती है। मुख्य स्रोत जो है,
मुख्य स्रोत अगर माना जाए, ऑप्शन में अगर मछली हो तो राइट आंसर मछली होगा। अगर सूर्य हो, अगर सूर्य हो, अगर सूर्य दिया हो तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूर्य इसका आंसर हो जाएगा। मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य से हमें क्या है, विटामिन डी प्राप्त होती है। अगर सूर्य ऑप्शन में नहीं है तो डी कर सकते हैं। मछली के तेल में सर्वाधिक क्या है, विटामिन डी पाई जाती है। और पनीर में जो है वो प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी होती है, प्रोटीन की मात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश वर्ष का मात्रक है या प्रकाश वर्ष या प्रकाश की दूरी मापने की इकाई है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष का मात्रक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी होता है। क्या होता है, दूरी होता है। प्रकाश वर्ष का मतलब जो होता है वो होता है प्रकाश, देखिए प्रत्येक वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो दूरी का जो मात्रक या इकाई जो पूछी जाए तो क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई। ऐसे भी पूछ लिया जाता है प्रकाश वर्ष की सबसे बड़ी इकाई या प्रकाश वर्ष का मात्रक जो है, या प्रकाश वर्ष की दूरी जो है मात्रक मापने के लिए प्रकाश वर्ष मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सबसे 19 सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस सामान्यतः किस प्रकार की छवियां, देखिए क्वेश्चन में भाषा बदली गई है, बदलाव किया गया। छवियां, छवियां जो होती है, छवि जो बनती है, प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं। प्रतिबिंब से सभी समझते हैं। अगर ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या पूछ लिया। छवियां जो होती है, छवि या छवियां जो होती है उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब पूछा गया। तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब जो है वो बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है वो किससे बनता है, तो उत्तल लेंस से बनता है। उत्तल लेंस से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक नंबर ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो कौन सा बनता है, आंख का लेंस जिसे कहा जाता है, आंख का लेंस। देखिए रेटिना जो होता है, आंख का भाग जो होता है, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है जिसे क्या है, कंपेयर किया जाता है, जिसे क्या है, आंख का लेंस बोला जाता है। आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब भी क्या है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और उत्तल लेंस से भी क्या है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण क्या है, इसको क्या बोला जाता है, आंख का लेंस से बोला जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रोग, किस रोग निवारण के लिए, तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं इसके उपयोग। क्या पूछे जाते हैं, इसके उपयोग पूछे जाते हैं कि किस उपयोग में किया जाता है। तो सबसे पहले तो हाल ही परीक्षा में पूछा गया, गाड़ी की बगल या साइड में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो गाड़ी की साइड में या बगल में जो दर्पण जो लगा होता है वो कौन सा होता है, तो वो उत्तल दर्पण लगा होता है। दूसरा उपयोग जो इसका पूछा जाता है, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी यानी छोटे छोटे जीवाणुओं को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो पूछा जाता है, दूरबीन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस में उसका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और चौथा जो पूछा जाता है वो पूछा घड़ी साज यानी घड़ी जो होता है, घड़ी साज यानी घड़ी संवारने का जो मिस्त्री जो होता है घड़ी का, वो पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ज्यादातर लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तल लेंस का ही पूछा जाता है। उसका रोग पूछा जाता है, रोग पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इसको आंख का लेंस भी बोला जाता है। और उत्तल लेंस द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और चारों ही इसके क्या है, उपयोग ध्यान रखें। इसके उपयोग जो है वो कौन सा है, गाड़ी की बगल में या गाड़ी की साइड में पीछे का दृश्य, पश्य दृश्य देखने के लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। पश्य दृश्य देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में यानी छोटे छोटे जीवाणुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में क्या है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरबीन में जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और घड़ी साज में भी क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का क्या है, हिस्सा नहीं पूछा गया है। तो इसका सही देखिए, यकृत जो है इससे रस निकलता है तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। आंत जो है, छोटी आंत जो होती है, इसमें भोजन का क्या है, पूर्ण पाचन होता है, तो ये भी क्या हिस्सा है। और पित्ताशय जो है
इससे भी रस निकलता है, तो ये भी भोजन में क्या है, सहायक है। सी ऑप्शन देखिए कॉर्निया, कॉर्निया किसका हिस्सा है, आंख का हिस्सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। कॉर्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत, आंत और पित्ताशय ये सभी क्या है, भोजन पाचन का क्या है, हिस्सा है। चौथा एक ये भी ध्यान रखें, चौथा जो है वो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जो है ये भी क्या है, भोजन पचाने में क्या है, भोजन पचाने का क्या है, पाचन तंत्र का हिस्सा है। मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में कि पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन कहां होता है भोजन का, तो वो छोटी आंत में होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। और भोजन पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, शुरू जो होती है प्रक्रिया, ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया, तो वो कहां से होती है, तो मुंह से, कहां से, मुख से या मुंह से होती है। अब बात करते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हाल ही परीक्षा में नहीं पूछा गया, इससे पहले पूछा गया है काफी बार। बड़ी आंत जो है उसका जो कार्य होता है वो होता है पानी का, पानी या लवण का जो है अवशोषण, अवशोषण करना, किसका, पानी या लवण जो है वो तरल पदार्थ का अवशोषण जो है वो बड़ी आंत में होता है। और छोटी आंत पूर्ण पाचन करती है भोजन का, क्लियर है। और भोजन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होती है। और पाचन तंत्र का हिस्सा कौन से होते हैं, लार ग्रंथि, पित्ताशय, आंत और यकृत, क्लियर है। चलिए अगला, और कॉर्निया से ये ध्यान रखें आंख का हिस्सा होता है, आंख को डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो आंख का कौन सा अंग दान किया जाता है, तो वो कॉर्निया किया जाता है। ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पौधे में गैस के लिए आदान प्रदान रहता है, यानी पौधे में गैस का जो आदान प्रदान जो होता है वो किस द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है। किस द्वारा, रंध्र द्वारा होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रंध्र को क्या बोल रहा है, छिद्रों द्वारा है, छिद्र द्वारा जो है, छिद्र जो होते हैं छोटे छोटे, उनसे क्या है, पौधे में जो है वो गैसों का क्या है, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। ये मुख्यतः पूछा जाता है दिन के समय, दिनचर्या, दिन के समय पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो देखिए ग्रहण करते हैं, दिन के समय पौधे कौन सी ग्रहण करते हैं, CO2, जिसको क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पूछा जाता है छोड़ा जाता है, छोड़ता है, पौधे जो है वो कौन सी गैस छोड़ता है या छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो O2 छोड़ते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन बोला जाता है। एक याद रखें आप, पौधे की दिन की प्रक्रिया ध्यान रखें या रात्रि की याद रखें। रात्रि के समय, रात्रि या रात के समय जो है पौधे, इसका विपरीत हो जाएगा, ग्रहण कौन सी गैस करते हैं, तो वो O2 करते हैं। और छोड़ते हैं, छोड़ते कौन सी गैस है, तो CO2 छोड़ते हैं। कौन सी छोड़ते हैं, CO2 गैस क्या है, छोड़ते हैं। इसका विपरीत क्या है, सही हो जाएगा CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पौधों के नीचे सोना क्या है, हानिकारक माना जाता है, क्योंकि पौधे रात के दिन क्या है, CO2 छोड़ते हैं। वो CO2 जो गैस है वो क्या है, जहरीली गैस होती है। अब पूछा जाता है एक पौधे में जो है, पौधे जो हैं पानी जो ग्रहण करते हैं, पौधे में जो पानी जो ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं या परिवहन, परिवहन, पौधे में जो है वो परिवहन जो होता है पानी का, यानी कि पौधे में जो है जड़ के, पौधे में जो तना या पत्तियों द्वारा जो परिवहन जो होता है पानी का, वो किस विधि से होता है, तो वो कोशिकता, कोशिकता क्रिया या विधि द्वारा क्या है, पौधे में क्या है, जल का क्या है, परिवहन होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, झूठ का सोना किसे कहा जाता है, झूठ का सोना जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड को क्या है, झूठ का सोना कहा जाता है। और आयरन सल्फाइड को जो है वो क्या बोला जाता है, आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट भी क्या है, इसी को बोला जाता है आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइट, एक ऑप्शन में मिलेगा, जिसको क्या है, झूठ का क्या है, सोना कहा जाता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, एक धातु पूछी जाती है, फसल पूछी जाती है, फसल और धातु दोनों पूछी जाती है। फसल, सफेद सोना, सफेद सोना जो है वो किस फसल को कहा जाता है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सफेद सोना किसे कहा जाता है, अगर ऑप्शन में फसलों के नाम दिए जाएं तो ऑप्शन हो जाएगा कपास। कौन सा हो जाएगा, कपास हो जाएगा।
अगर ऑप्शन में धातु के नाम हो, अगर धातुएं दी हो तो प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम धातु को क्या है, सफेद सोना कहा जाता है, जो चांदी रंग की क्या है, सफेद होती है। और काला सोना जो है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। कोयला को भी कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन दोनों नहीं मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज जो है वो किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमस ने की थी। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन खोजकर्ता पूछा जाता है, दूसरा इसका आवेश पूछा जाता है। आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसका होता है? तो धनात्मक, धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का भी ध्यान रखें इसके साथ साथ। प्रोटॉन पर किसका आवेश होता है? तो ऋणात्मक। किसका होता है? ऋणात्मक। किसका होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन का भी ध्यान रखें, न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर किसका आवेश होता है? तो इस पर क्या है? शून्य आवेश होता है, यानी जीरो बोल सकते हैं। तो आवेश जो है ज्यादातर प्रोटॉन का पूछा जाता है तो ऋणात्मक आवेश होता है। और अगर पूछा जाए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का तो इस पे क्या है? धनात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या है? आवेश शून्य होता है, कोई आवेश नहीं होता इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से हाथ की हड्डी है, निम्न में से हाथ की कौन सी हड्डी है? तो देखिए ऑप्शन ए देखिए, फीमर हड्डी, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। कहां पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है। पैर यानी जांघ की हड्डी जिसे बोला जाता है सबसे क्या है, इसको क्या बोला जाता है? फीमर बोला जाता है, जो जांघ की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्टेपिस जो हड्डी होती है ये कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी क्या है? हड्डी होती है। और कार्पल जो हड्डी होती है, कार्पल जो हड्डी होती है वो कलाई में पाई जाती है। किसमें? कलाई, हाथ में पाई जाती है। जो कलाई क्या है? कलाई जिन हड्डियों से मिलकर बनती है, 8 हड्डियां होती है जिनसे मिलकर क्या है? कलाई बनती है। तो कार्पल जो है वो हाथ की हड्डी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्न में से सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आज का अंतिम क्वेश्चन है आज के सेक्शन का। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए बल्ब में जो है वो अज्वलनशील, ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? सर्वाधिक ज्वलनशील जो होती है, सर्वाधिक ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? O2 होती है, ऑक्सीजन होती है। क्योंकि बल्ब में जो है वो अज्वलनशील गैस भरी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखिए, वायुयान के टायरों में भी क्या है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि क्या है, जो लैंडिंग के समय जो वायुयान जो होते हैं वो क्या है, काफी तेज गति के कारण जो है वो आग लगने के चांस ज्यादा होते हैं। और नाइट्रोजन जो गैस होती है वो अज्वलनशील होती है, इस कारण इसको क्या है? भरा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कंफ्यूजन कैसे करता है, पूछा जाता है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। या तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा हीलियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हीलियम, अन्य गैसें नहीं दियो। दूसरा आपको मिलेगा नाइट्रोजन, तो ऑप्शन सी आपको मिलेगा दोनों। क्या मिलेगा? दोनों मिलेगा। अगर ऑप्शन में हीलियम नहीं हो तो आप नाइट्रोजन कर सकते हैं, अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो हीलियम कर सकते हैं, अगर दोनों दो ऑप्शन में हो तो दोनों, इसका क्या है? सी आंसर राइट होगा। नाइट्रोजन सबसे हल्की गैस भी होती है, यह भी ध्यान रखें, क्योंकि दोनों को क्या है? मिश्रण भरा जाता है दोनों गैसों का। तो आज का सेक्शन कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सेक्शन लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेरडा परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।